हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 7th की हम एनसीईआरटीज़ कर रहे हैं और आज हम अपनी क्लास 7th की एनसीईआरटी में अपना सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की बुक जो है उसका हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे। यूनिट 2 से हमारा चैप्टर नंबर 2 है। ये कुछ इसके स्टेट गवर्नमेंट के बारे में कुछ बताया है, क्योंकि हमने जो था क्लास 6 की जो पढ़ी थी उसमें हमने लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम क्लास 7 में जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में भी समझेंगे। और हमारा जो चैप्टर है वो है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ, यानी सरकार का क्या रोल होता है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, यानी स्वास्थ्य कैसे प्रोवाइड कराया जाए, हेल्थ कैसे प्रोवाइड कराई जाए, इसको लेकर गवर्नमेंट का क्या रोल होता है। ये कुछ इमेजेस आप देख रहे हैं यहाँ पर, इनको आप थोड़ा सा गौर करिएगा। इन पर इन्हीं इमेजेस से कुछ चीज़ें निकल कर यहाँ पर डिस्कस करी गई है। चलिए देखते हैं कि एक डेमोक्रेसी में पीपल एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो उनके वेलफेयर के लिए काम करेगी, और ये काम होता है प्रोवाइड करके कि एजुकेशन को प्रोवाइड कराया जाए, अच्छी हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और डेवलपमेंट हो, रोड का, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराया जाए, और भी ज़रूरी चीज़ें जो हैं जो लोगों के लिए ज़रूरी हैं वो उनको प्रोवाइड करी जाएँ। इस चैप्टर में हम एग्जामिन करेंगे मतलब, और जो मतलब उसका क्या मीनिंग निकल कर आता है, प्रॉब्लम्स कैसी हैं, हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुछ सब हेडिंग्स के ऊपर आपको फोकस करने के लिए कह रहे हैं कि किस तरीके से आप ये सोचते हैं कि ये टॉपिक जो है वो गवर्नमेंट के काम से रिलेट करता है। ठीक है, तो एक सवाल है और ये हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे इसका एक इंट्रो दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने जो है वो डिफाइन करा है कि भाई हेल्थ क्या चीज़ है, स्वास्थ्य क्या है, हम स्वास्थ्य क्या मानते हैं। यहाँ पर भी आपको इमेजेस देखने को मिल रही हैं कि यहाँ पर एक एम्बुलेंस है, ये एक झुग्गी झोपड़ी यहाँ आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर ये ऑपरेशन थिएटर में ट्रीटमेंट चल रहा है। ये दो फीमेल्स यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं जो पानी अपना कैरी करके ले जा रही हैं दूर दराज के इलाकों से। ये आपको एक बार्बर नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि कतार में लगे हुए हैं कुछ पॉट्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, और कुछ बच्चे खेल रहे हैं, और ऑल दैट सारी चीज़ें आपको इमेज में नज़र आ रही हैं। तो हम जो है वो हेल्थ के बारे में कई तरीके से सोच सकते हैं। हेल्थ का मतलब है हमारी एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज, यानी कि हेल्थ का मतलब है, स्वास्थ्य का मतलब है कि हम जो हैं वो बीमारियों से फ्री रहें, चोटों से फ्री रहें, यानी जो हमें इंजरीज होती हैं, जो हमें तकलीफ़ें होती हैं, जो पीड़ा होती है, उससे हम जो हमें चोट लग जाती है उससे हम फ्री रहें। ठीक है, लेकिन हेल्थ जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो डिजीज से ही जो है वो रिलेट नहीं करती कि सिर्फ हम बीमार हैं तो मतलब हेल्थ की हम बात कर रहे हैं। नहीं, हम एसोसिएट करते हैं इसको ओनली सम ऑफ द सिचुएशंस इन द अबव कोलाज विद द हेल्थ, यू में एसोसिएटेड, यानी ऊपर हमने जो भी इमेजेस देखी थी वो सब किसी न किसी तरीके से जो है वो हेल्थ से रिलेट करती हैं। हम एक फैक्ट जो है वो इग्नोर कर देते हैं। हर एक ऊपर की जो सिचुएशंस हमने अभी देखी उसमें हम एक हेल्थ रिलेटेड फैक्ट को जो है वो इग्नोर कर देते हैं। हम यही समझते हैं कि भाई बीमारी है तो हम अच्छी हेल्थ नहीं है, हमें चोट लग गई है तो हमारी अच्छी हेल्थ नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी हेल्थ का एक कंसेप्ट निकल कर आता है। अपार्ट फ्रॉम द डिजीज़, बीमारियों के अलावा हमको जो है वो दूसरे फैक्टर्स भी हम सोचते हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हमें जो है वो साफ़ पीने का पानी नहीं मिल रहा है, या हमें जो है वो एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, दे आर लाइकली टू बी हेल्दी इफ़ पीपल गेट क्लीन। सॉरी, ये कह रहे हैं अगर हमें नहीं मिलता है, अगर हमें ये सारी चीज़ें नहीं मिलती तो इसका एक इफेक्ट पड़ता है हेल्थ के ऊपर। लेकिन अगर हमें जो है वो साफ़ पीने का पानी मिलता है और एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हमें मिल रहा है तो हम अपने आप को हेल्दी समझ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर पीपल जो हैं उनको एडिक्वेट फूड नहीं मिल रहा है खाने के लिए, उनको जो है वो एक तरीके की क्रैम्प्ड कंडीशंस में रहना पड़ रहा है, यानी जहाँ पर एक तरीके की एनफ स्पेस नहीं है, बहुत ही कंजस्टेड इलाका है, वहाँ पर रह रहा है, तो वहाँ पर बीमारी के चांसेस यानी इलनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो एरिया यहाँ पर, क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ में रहना, वहाँ पे साफ़ सफाई प्रॉपर तरीके से नहीं होना, खाने की समस्याएं का होना, इससे बीमारियों के होने के ख़तरे बढ़ जाते हैं। ठीक है,
ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव एंड इन गुड स्पिरिट इन वट एवर वी मे बी डूइंग। हम लोग अपने आप को हर हाल में एक्टिव रखना चाहते हैं, एक अच्छी स्पिरिट के साथ हम काम करना चाहते हैं, जो भी हम काम करते हैं उसको हम अच्छे तरीके से काम करें, ये सब हर कोई चाहता है। ठीक है, कि कोई भी अगर वो काम कर रहा है तो वो ये चाहेगा कि भाई मैं स्वस्थ रह के, एक हेल्दी रह के, एक अच्छी लाइफ के साथ जो है वो काम को परफॉर्म करूं। ऐसा तो नहीं कि एक बीमार आदमी को खेत जोतने के लिए दे दिया जाए, ठीक है, नहीं कर पाएगा वो काम। तो हम हर कोई जो है इंसान जो है वो एक्टिव रहना चाहता है, और जो भी वो काम करना चाहता है वो अच्छी स्पिरिट्स के साथ, एक भरपूर जोश और उत्साह के साथ काम करना चाहता है। इट इजंट हेल्दी टू बी डल, इनएक्टिव, एंग्शियस एंड स्केर्ड फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेज ऑफ टाइम। यानी कि कोई ये हेल्दी कंसेप्ट नहीं है, ये हेल्दी कंसेप्ट नहीं है। अगर हम डल हैं, अगर हम वीक हैं, अगर हम इनएक्टिव हैं, हम परेशान हैं, हम डरे हुए हैं तो हम अपने आप को हेल्दी कंसिडर नहीं कर सकते, वो हमारी स्वास्थ्य के लिए जो है वो अच्छा नहीं है। ठीक है, कोई नहीं चाहेगा कि वो अपनी लाइफ में जो है वो डरा डरा रहे, सहमा सहमा सा रहे। ठीक है, उसको लोग कमज़ोर की नज़रों से देखें कि यार ये क्या करेगा, ये तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो हम इस तरीके के एक टेंशन फ्री माहौल में रहना पसंद नहीं करते हैं। वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन। हम बिना किसी मानसिक परेशानी के, मानसिक पीड़ा के साथ रहना चाहते हैं, कि हमें कोई तकलीफ ना हो, हमें दिमागी तौर पर कोई तकलीफ ना हो, हमें शारीरिक तौर पर कोई तकलीफ ना हो, हमारी फिजिकल डिसेबिलिटीज ना हो। एक तरीके से सब चाहते हैं ये। ऑल ऑफ दीज वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ आर पार्ट ऑफ हेल्थ। और ये सारी जो वेरियस एस्पेक्ट हैं ये सब हेल्थ का ही एक पार्ट होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे भाई हेल्थ। उम्मीद है आपको हेल्थ को जो डिफाइन करा गया है वो समझ में आया होगा। ठीक है, अब हेल्थ केयर इंडिया में है कैसी। अब हेल्थ के कंसेप्ट तो हमने समझ लिया, अब हेल्थ के कंसेप्ट के साथ अब हम हेल्थ केयर भी देख लें भाई, हमारे भारत में स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं, हेल्थ केयर कैसे हुए। अब यहाँ पर उन्होंने दे रखा है, कुछ एग्जामिन कर रखा है, कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दे रखे हैं हेल्थ केयर के इंडिया में। इनको कंपेयर करा है और कॉन्ट्रास्ट करा सिचुएशन को जो एक्सप्रेस करेंगे ये फर्स्ट और सेकंड कॉलम में, यानी कि ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है। इसमें बताया गया है कि हेल्थ केयर के बारे में। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं भैया वन बाय वन करके। India has the largest number of medical colleges in the world and is amongst the largest producer of doctors. Approximately more than 30,000 new doctors qualify is every year. तो कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल, इंडिया में जो है वो सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं वर्ल्ड में, और सबसे ज़्यादा ये डॉक्टर्स को प्रोड्यूस करता है। सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स इंडिया से ही निकल कर आते हैं। इंडिया में लगभग जो है वो अप्रॉक्सीमेटली मोर देन कह रहे हैं करीब 30,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स जो है वो हर साल क्वालिफाई होते हैं। यानी इंडिया से हर साल 30,000 डॉक्टर का निकलना एक बहुत बड़ा नंबर है, एक बहुत बड़ा नंबर है ये। ठीक है, अब दूसरी तरफ इसका जो है वो इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट को बताया गया है कि हमारे पास ये है, लेकिन उसके बाद भी कई सारे डॉक्टर्स जो हैं वो हमारे अर्बन एरियाज में सेटल हैं। सब डॉक्टर्स जो हैं वो शहरों में रहना चाहते हैं भाई, चकाचौंध में, शहर की चकाचौंध में वो अपना ट्रीटमेंट, अपनी अर्निंग करना चाहते हैं। जो गांव में जो पीपल इन रूरल एरियाज हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अ डॉक्टर, द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन मस्ट लेस इन रूरल एरियाज। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि लोग जो हैं लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके, बड़े बड़े दूरियां तय करके जो है वो डॉक्टर्स तक पहुंचते हैं अपने आप को अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। और नंबर ऑफ डॉक्टर्स का जो रेशियो है, जो गांव में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम है। यानी अगर किसी गांव की आबादी आपकी 1,000 है तो वहां पे डॉक्टर की संख्या जो होगी वो 4 या 5 है, ऐसे कह सकते हैं। तो एक जो रेस्पेक्ट, एक रेशियो होना चाहिए कि एक डॉक्टर जो है वो इतने पेशेंट्स के हिसाब से उसका रेशियो जो बनता है, वो रेशियो जो है वो बहुत ही कम है रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में। क्यों? क्योंकि गांव में कोई रहता नहीं डॉक्टर, ज़्यादा डॉक्टर्स जो हैं वो अर्बन एरियाज में अपना प्रैक्टिस करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैव ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द ईयर्स। In 1950, there were only 2,717 government hospitals in India. In 1991, there were 11,174 hospitals, and in 2017, the number grew to 23,583. कह रहे हैं कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हैं वो सब्सटेंशली साल दर साल जो हैं वो बढ़ी हैं धीरे धीरे। 1950 में हमारे पास सरकारी हॉस्पिटल की जो संख्या थी वो 2,717 थी। 1991 में हमारे पास हो गई संख्या वो 11,174 की, और 2017 में ये संख्या बढ़कर जो है वो 23,583 हो गई। ये 2017 तक के आंकड़े दे रखे हैं, 2017 तक की ये नंबरिंग दे रखी है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा खासा अमाउंट है, एक अच्छा खासा अमाउंट, अच्छा खासा नंबर है हॉस्पिटल्स का, सरकारी हॉस्पिटल्स का। ठीक है,
अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये इतनी संख्या में हमारे पास हॉस्पिटल होने के बावजूद भी 5 लाख above 5 lakh people die from tuberculosis every year. This number is almost unchanged since independence. Almost 2 million cases of malaria are reported every year and this number isn't decreasing. इतने सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होने के बावजूद भी 5 लाख लोग मर जाते हैं हर साल ट्यूबरकुलोसिस से, और ये नंबर जो है वो इंडिपेंडेंस से लगभग जब से हम आज़ाद हुए हैं ट्यूबरकुलोसिस के ये केसेस जो हैं वो चेंज नहीं हुए हैं, अप्रॉक्सीमेटली इसी के आसपास ही रहे हैं। ठीक है, हर साल ये के बाद कह रहे हैं कि हर साल जो है वो 2 मिलियन का मतलब हो गया 20 लाख केसेस मलेरिया के जो है वो हर साल आते हैं, और ये नंबर कभी भी डिक्रीज नहीं हुआ है, इंक्रीज ही हुआ है। ठीक है, इतने सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होने के बावजूद भी हमारे देश में इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोगों मलेरिया के केसेस के साथ रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज, दे केम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया में जो है वो मेडिकल टूरिस्ट्स आते हैं, यानी कि अपना इलाज कराने के लिए दूसरे देशों से इंडिया में पेशेंट्स आते हैं, मेडिकल टूरिस्ट का वीज़ा लेकर आते हैं और वो ट्रीटमेंट कराते हैं इंडिया के बेस्ट हॉस्पिटल्स में, जो कंपैरेटिव, क्योंकि इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं और बेस्ट हॉस्पिटल्स भी अवेलेबल हैं, तो वो यहाँ पर आते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। ये एक पॉजिटिव लिखाया तरीका, पॉजिटिव पॉइंट बताया गया है। नेगेटिव पॉइंट क्या कहना है, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। 21% ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज आर वाटर बॉर्न, फॉर एग्जांपल डायरिया, वर्म, हेपेटाइटिस एक्सेट्रा। ये कह रहे हैं कि अब जो है वो हम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी जो है वो प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। 21% की जो कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं वो पानी की ही वजह से हो रही हैं, चाहे एग्जाम्पल के तौर पर डायरिया है, वॉर्न है, हेपेटाइटिस है, एक्सेट्रा। ये बहुत सी डिजीजेज ऐसी हैं जो साफ पानी ना मिलने के कारण ये बीमारियां हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम साफ पानी नहीं मुहैया करा पा रहे हैं और इसकी वजह से कई सारी बीमारियां हो रही हैं। अगला कहते हैं, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड एंड इज ऑल्सो अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन। इंडिया तीसरा सबसे बड़ा निर्माता है दवाइयों का विश्व में, और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है दवाइयों का, दवाइयों को निर्यात भी करता है, दूसरी कंट्रीज को दवाइयाँ भी मुहैया कराता है। इंडिया तीसरा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन का। आगे इसका नेगेटिव पॉइंट बता रहे हैं कि हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट एंड आर अंडर नरिश्ड। आधे से ज़्यादा बच्चे, यानी हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन, जितने भी बच्चे हैं उनका आधा इस बच्चे जो हैं उनको एडिक्वेट फूड नहीं मिलता खाने के लिए और वो अंडर नरिश्ड रहते हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पर कंपैरिजन बताया है कि इंडिया में हमारे पास पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं इतने बेहतरीन तरीके के, लेकिन उसके बावजूद भी हम जो है वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, हम प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं रूरल एरियाज़ में। और कई इतने सारे केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, मलेरिया के केसेस देखने को मिल रहे हैं, लोग मर रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस से, इसके केसेस हमारे सामने नज़र आ रहे हैं। तो ये केसेस यहाँ पर इन्होंने एक कंपैरिजन करा हुआ है हेल्थ केयर का इंडिया में। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस वी नीड एप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज सच एज हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, लैबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग, एम्बुलेंस सर्विसेज, ब्लड बैंक्स एक्सेट्रा दैट कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर एंड सर्विसेज दैट पेशेंट नीड। ये कह रहे हैं कि इलनेस को प्रिवेंट करने के लिए और ट्रीट करने के लिए हमें अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। हेल्थ सेंटर्स होने चाहिए हमारे पास, हॉस्पिटल्स होने चाहिए हमारे पास, लेबोरेटरीज टेस्टिंग के लिए होने चाहिए, वेरियस टेस्ट रिजल्ट जो टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट हो गया, चाहे वो किस तरीके का शुगर टेस्ट हो गया, जो भी टेस्टिंग होती हैं वो टेस्ट लेबोरेटरीज होनी चाहिए हमारे पास, एम्बुलेंस की हमारे पास सर्विसेज होनी चाहिए, ब्लड बैंक हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, जो कि एक ज़रूरी चीज़ें हैं कि कब ज़रूरत पड़ जाए पेशेंट को इन सब चीज़ों की, हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, तभी हम जो है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और इन ऑर्डर टू रन इन फैसिलिटीज़ को प्रॉपर तरीके से रन करने के लिए हमें हेल्थ वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी, नर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, कुछ दूसरे हेल्थ जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी जो हमें एडवाइस दे सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं इलनेसेस को। यानी कि इन हॉस्पिटल्स को, इन लेबोरेटरीज़ को, इन एम्बुलेंस सर्विसेज को
और ब्लड बैंक्स को रन करने के लिए हमें हेल्थ वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी, नर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, दूसरे हेल्थ प्रोफेशनल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी जो एडवाइस करेंगे, डायग्नोस कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं इलनेसेस को। ठीक है, तो ये चीज़ें बताई गई हैं कि हमें ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट है अगर हमें जो है वो प्रिवेंट करना है और इलनेसेस को ट्रीट करना है, बीमारियों से हमें लड़ना है, हमें एक प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड करानी है, तो हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और हमें ये सारी चीज़ें ज़रूरत है, इनको पूरा करना चाहिए। वी ऑल्सो नीड द मेडिसिन एंड इक्विपमेंट दैट आर नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग पेशेंट। कुछ हमें मेडिसिन दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए इंडिया 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बताया गया है, तो हमें दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी इंडिया के लोगों के लिए। हम एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं वो ठीक एक अलग है, लेकिन हमें इंडिया में भी जो है वो अच्छी दवाइयाँ जो हैं वो इस्तेमाल करनी चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। इक्विपमेंट्स होने चाहिए प्रॉपर तरीके की। हॉस्पिटल्स के ऐसे हालात हैं, कहीं वेंटिलेटर नहीं है, कहीं पर जो है वो आपके पास प्रॉपर मशीन्स नहीं, प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है आपको पेशेंट्स को ट्रीट कर सकें जिससे कि आप, तो हमें ये सारी इक्विपमेंट जो भी रिक्वायर्ड इक्विपमेंट हैं, जो भी मेडिसिन हैं, वो उसकी हमें रिक्वायरमेंट है पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। तो ये दीज फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस, यानी कि इन फैसिलिटीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम तभी तो हम केयर कर सकें इन पेशेंट्स की। ठीक है, अच्छा आगे देखेंगे कि इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डॉक्टर्स। इंडिया में बहुत ज़्यादा संख्या में जो है वो डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं और हॉस्पिटल्स भी हैं। कंट्री ऑल्सो हैज़ इनकंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन रनिंग अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। कंट्री के पास एक अच्छा खासा तजुर्बा है, अच्छी खासी नॉलेज है एक पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को रन करने की भी। कंसिडरेबल एक्सपीरियंस और नॉलेज है इंडिया के पास पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को रन करने के लिए। दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर रन बाय द गवर्नमेंट इन इंडिया। ये प्रॉपर बेसिकली क्या चीज़ है, जो भी आपका जो डॉक्टर्स हैं, जो क्लिनिक्स हॉस्पिटल्स हैं, इनको रन करने के लिए प्रॉपर जो है वो इसका पूरा सिस्टम और हॉस्पिटल्स को और हेल्थ सेंटर्स को रन करने की सारी जिम्मेदारी जो है वो सरकार की होती है। क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हम बात कर रहे थे, तो गवर्नमेंट की हॉस्पिटल की को मैनेज करना, उनको रन कराने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है। तो इसकी एबिलिटी होती है, हैज़ द एबिलिटी, सरकार के पास एबिलिटी है कि वो हेल्थ को जो है वो देख सकती है एक बड़े सेक्शंस के लोगों को। इट्स पॉपुलेशन स्कैटर्ड ओवर हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस, यानी कि जो हमारा देश है जो सैकड़ों हजारों गांवों में बटा हुआ है, वहाँ के लोगों तक जो है वो हम एक हेल्थ सर्विसेज जो है वो आसानी से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये एबिलिटी जो है वो सरकार की है कि सरकार ऐसा कर सकती है, उन लोगों को जो है वो मुहैया करा सकती है, उन लोगों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकती है, उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा सकती है। ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार कर भी सकती है। वी विल गो इनटू मोर डिटेल ऑन दिस लेटर, हम इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मोर ओवर देयर हैज़ बीन अ फिनोमिनल एडवांसमेंट इन मेडिकल सर्विसेज में बहुत ही फिनोमिनल एडवांसमेंट भी देखने को मिले हैं मेडिकल साइंसेज में, जहां पर नई टेक्नोलॉजीज और ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स जो हैं वो अवेलेबल हुए हैं कंट्री में। अलग अलग टेक्नोलॉजीज आई हैं, नए नए ट्रीटमेंट के प्रोसीजर्स डेवलप हुए हैं। इंडिया में मेडिकल साइंसेज में एडवांसमेंट हुआ है। ठीक है, ये तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की यहाँ पर बात बताई गई है। अगला कह रहे हैं कि जो सेकंड कॉलम था जिसमें नेगेटिव पॉइंट्स बताए गए थे, उसकी बात ही कर रहे हैं। ये पॉइंट आउट करता है कि पुअर हेल्थ सिचुएशन इन अ कंट्री इज, कि किस तरीके की पुअर हेल्थ सिचुएशन है हमारे कंट्री में। 5 लाख लोग जो है वो मर रहे हैं। ठीक है, 20 लाख जो है वो मलेरिया के केसेस आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो डॉक्टर्स की संख्या कम पड़ी हुई है। तो ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, साफ ड्रिंकिंग पानी नहीं है, लोगों के पास बेसिक एम्यूनिटीज़ नहीं है गाँव के क्षेत्रों में। तो ये इस चीज़ की बात बता रहे हैं सेकेंड कॉलम में। With all the positive development, we are not able to provide proper health care facilities to people. अब हमने जो ऊपर और जो टेबल में जो हमने लेफ्ट कॉलम पढ़ा था, उसमें ये बताया गया था कि सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के बावजूद भी जो है वो हम हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं अपनी जनता को। दिस इज़ द पैराडॉक्स, यही एक पैराडॉक्स सिचुएशन है। पैराडॉक्स सिचुएशन का मतलब ये है कि हमारे पास है तो सब कुछ, उसके बावजूद भी जो है वो हम लोगों को जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। ये एक निंदनीय बात है एक तरीके से। ठीक है, एक बड़ी ही सोच का विषय है कि भाई हमारे पास इतनी सारी संख्या, हमारे पास इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, 30 हज़ार हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, हर साल 30 हज़ार जो हैं वो डॉक्टर्स क्वालिफाई कर रहे हैं हमारे पास। हम थर्ड लार्जेस्ट मेडिसिन प्रोड्यूसर्स हैं, उसके बावजूद भी जो है अपनी सर्विसेज नहीं दे पा रहे हैं लोगों को। तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। समथिंग ऐसी चीज़ जैसे कॉन्ट्ररी टू व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट, की कॉन्ट्ररी है कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमें हो नहीं रहा, एक्सपेक्टेशन हमारी पूरी नहीं हो रही।
हमारे पास सब कुछ है, उसके बावजूद भी जो है वो हम इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। हमारी कंट्री के पास पैसा है, नॉलेज है, लोग हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन हम जो है वो नेसेसरी हेल्थ केयर जो है वो प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं सबको। इस चैप्टर में हम उस ऐसे ही कुछ रीजंस को देखेंगे, यानी ऐसे ही हम कुछ इन रीजंस को आगे देखेंगे। आगे एक स्टोरी बताई गई है, एक कॉस्ट ऑफ क्योर बताई गई है, यानी एक ही बीमारी है और उस बीमारी के ऊपर खर्चा किस तरीके से हुआ है, इसको हम इस स्टोरी में समझेंगे कि अमन और राजन जो है वो ये अच्छे दोस्त हैं। और जबकि राजन जो है रंजन जो है वो एक अच्छी फैमिली से आता है, यानी वेल टू डू फैमिली से आता है, जिसके पास पैसा वैसा सब कुछ है। जबकि अमन के पेरेंट्स जो हैं उनको थोड़ी सी तकलीफ होती है कि अपनी वो रोज़मर्रा की डेली ज़रूरतों को वो पूरा कर सकें। वो ऐसा थोड़ा बड़ा ही मेहनत करके अर्न करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो भैया यहाँ पर अमन कहता है, अमन गुड टू सी यू बैक, तुमको देख के अच्छा लगा, कहाँ थे तुम। तो यहाँ पर अमन बताते हैं, अमन कहते हैं कि भैया मुझे जो था वो फीवर था और मुझे हॉस्पिटल जाना था। तो रंजन कहते हैं कि भैया मुझे भी जो था, मुझे भी फीवर था, मुझे भी जो है वो आई जस्ट गॉट बैक टू स्कूल ऑन मंडे, मैं ही स्कूल मंडे को ही आया हूँ। और मेरे डैडी जो थे, मेरे फादर जो थे, वो मुझे डॉक्टर्स के पास ले गए, जो कि एक किंग्सवे हॉस्पिटल, मतलब एक नया हॉस्पिटल था किंग्सवे में, काफ़ी एक्साइटिंग था। तो वो डिस्क्रिप्शन देते हैं। रंजन कहते हैं कि बिल्डिंग जो थी वो काफ़ी पॉश थी और 5 स्टार होटल जैसी लग रही थी। एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, उसके फादर ने बताया बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर। डैडी ने 500 रुपये पे करे रिसेप्शन काउंटर पर, और इससे मतलब डॉक्टर्स के मिलने से पहले 500 रुपये जो प्रिस्क्रिप्शन, आज का जो हिसाब किताब है कि काउंटर पे आपको 400 रुपये 500 रुपये की पर्ची बनवानी पड़ती है, तब जाके आपके पास आपका नंबर डॉक्टर के पास आता है। तो दिस वॉज द नाइस प्लेइंग एंड म्यूजिक वहाँ पे प्ले हो रहा था और सब कुछ बहुत ही साफ सुथरा और चमकीला टाइप का था, ये बताई। फिर डॉक्टर ने जो है वो कई सारे टेस्ट उनको प्रिस्क्राइब करे, उनकी टेस्टिंग हुई, उनका ब्लड लिया गया, और उन्हें मतलब काफ़ी बता रहे हैं कि हॉस्पिटल का स्टाफ जो था वो काफ़ी कोऑपरेटिव था। टेस्ट रिजल्ट आए, डॉक्टर के पास वो दोबारा गए और उन्होंने बताया कि भाई चिंता की कोई बात नहीं है, एक वायरल फीवर है। उन्होंने कुछ मेडिसिन और आराम की सलाह दी उन्हें, और उन्होंने बाकी वो एक बताया प्रोसीजर की कैसे दवाई खानी है। और रंजन जो है वो ये कह के ढंग डॉक्टर कह के उन्होंने वहाँ से रुखसती ले ली। उसके बाद यहाँ पर जो है वो अब अमन से पूछ रहे हैं, भाई तुम्हारा क्या हाल है, मैं तो तुमको ये सब बताने को तरस रहा था, बहुत ही एक्साइटेड था बताने के लिए, अब तुम अपने बारे में बताओ भाई तुम क्यों थे। तो वहाँ पर अमन बताते हैं कि मेरा भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन पहली बार तो अब्बा ने जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया कि वो मुझे नहीं लेके जाएंगे हॉस्पिटल, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हिसाब किताब बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है प्रोसीजर वहाँ पे, ठीक है। लेकिन बाद में जो थे वो उनको हॉस्पिटल ले गए, बहुत ही बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, ओपीडी काउंटर के बाहर लाइन लगी हुई थी। इतना मैं बीमार था कि मुझे जो है वो अब्बा के साथ ही हर वक्त टिके रहना पड़ा, यानी अब्बा ही मुझे लेके चलते फिरते रहे, ठीक है। जब मेरा टर्न आया, डॉक्टर ने मुझे एग्जामिन किया, मेरा ब्लड टेस्ट लिया, और उसके बाद फिर से दोबारा हम जो है वो ब्लड टेस्ट के लिए हम दूसरी जगह जाके लाइन में लग गए। लोगों की भीड़ अच्छी खासी थी टेस्टिंग रूम के बाहर में। हमें टेस्ट रिजल्ट मिले 3 दिन के बाद में, और दोबारा हम हॉस्पिटल गए। वहाँ पर उस समय जो था वो दूसरा डॉक्टर बैठा हुआ था। डॉक्टर ने जो था वो उनसे ओपीडी कार्ड मांगा, उनके टेस्ट रिजल्ट को मांगा कि टेस्ट रिजल्ट आप दिखाइए, जो आपने ब्लड टेस्ट कराया उसका टेस्ट रिजल्ट क्या निकल कर आए हैं। डॉक्टर कहते हैं कि इनको जो है वो छोटा मोटा वायरल फीवर है, कोई चिंता की बात नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ जो है वो मेडिसिन दे दी गई है फीवर को रिड्यूस करने के लिए। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई, अब यहाँ पर रंजन के बीच में एक आती है कि भाई मेरा हॉस्पिटल तो इतना नाइस था और मुझे इतनी सारी डॉक्टर्स ने जो है दवाई दे दी, मुझे मेरे ऊपर इतना खर्चा बढ़ा दिया, मतलब उनको एक्सपेंस ज़्यादा लगा नहीं। रंजन को जो है, रंजन ने प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया, 3-4 दवाइयाँ दे दी उनको, और एक अच्छा खासा अमाउंट उनसे चार्ज कर लिया, ठीक है। वहीं अमन का सरकारी हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट हुआ, वो ट्रीटमेंट मेरा जो है वो उनका अमन का सस्ते में हो गया। तो यहाँ पर आप ये स्टोरी से पता लगा रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो ट्रीटमेंट हुआ। प्राइवेट हॉस्पिटल में सेम वायरल फीवर का टेस्ट जो था उसके लिए कॉस्ट उसको ज़्यादा देनी पड़ी, जबकि अमन को सरकारी हॉस्पिटल में लाइन में लगकर 3-4 दिन वेट कर टेस्ट रिजल्ट्स मिले और उसके बाद उसका सस्ते से इलाज हो गया। बस फ़र्क यहाँ पर ये था कि प्राइवेट हॉस्पिटल में उसे लाइन नहीं लगानी पड़ी रंजन को, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अमन को लाइन में खड़े रहना पड़ा। तो ये चीज़ बताई गई है यहाँ पर, एक डिफरेंस बताया गया कि एक ही बीमारी है, उसका इलाज एक जगह पर महंगा है और एक जगह पर सस्ता है, ठीक है। अच्छा, आगे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो को, इस चैप्टर को हम आगे अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, 25 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है और ज़्यादा लेंथी वीडियो रखने का कोई मतलब बनता नहीं। तो हम अगले वीडियो में जो है वो पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। इस स्टोरी को यहाँ पर दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये स्टोरी
आगे हम लिंक करेंगे पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज के साथ। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं पार्ट 2 के साथ जल्दी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।